साल 2070 का समय, जब इंसान पृथ्वी से निकल स्पेस में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और इसी दौरान उन्हें चांद की सतह से पानी भी मिल गया। मगर उन्हें पता नहीं था कि चांद की सतह से मिला ये पानी पृथ्वी के पानी से कितना अलग है और इंसानी शरीर पर इस पानी का कितना भयंकर परिणाम होगा। अब वो क्या, जानते हैं आज की नई साई-फाई सीरीज दी साइलेंट सी में, जो की कंप्लीट सीरीज आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत साल 2070 से होती है, जहां अब तक पृथ्वी के हालात काफी ही खराब हो चुके थे। फसलें प्रदूषण से नष्ट हो रही थी, तो वहीं पानी भी लगातार घटता ही जा रहा था। अब हालात और ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वैज्ञानिकों के ग्रुप को मून पर मौजूद एक रिसर्च बेस पर रवाना किया गया, जहां वे मून पर पाए जाने वाले क्रिस्टल वाटर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस पानी को इस्तेमाल करने लायक बना पृथ्वी पर वापस लाएंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिक एक सीक्रेट लिक्विड को एक मरती हुई मछली के मुंह में डालते हैं, जहां शुरू में तो कुछ नहीं होता, मगर अचानक से ही टैंक में पानी अपने आप बढ़ने लगता है और अब वो मछली आराम से पानी में तैर पा रही थी। यानी कि वैज्ञानिकों का पहला एक्सपेरिमेंट सफल रहा। मगर कुछ ही समय बाद इस मून बेस पर एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि वहां मौजूद सारे ही वैज्ञानिक मारे गए और बेस को अबेंडन कर दिया गया। अब इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं और साल 2075 आ चुका है, जहां वैज्ञानिकों का अनुमान सही साबित हुआ और सिर्फ 5 साल के अंदर पानी की मात्रा पृथ्वी पर खत्म होने की कगार पर है। लोग पानी की कमी से मर रहे हैं, बच्चे अपंग पैदा होने लगे, तो वहीं गरीब लोग प्यास से बचने के लिए गंदा पानी पीने की वजह से वैसे ही बीमार होकर मारे जाने लगे। जहां से वही हुआ जो कि हमेशा से होता आया था। सरकार ने आम जनता को कई ग्रुप्स में बांट दिया और जो लोग अमीर होते उन्हें अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा मात्रा में पानी मिलता, तो वहीं जो लोग गरीब थे उन्हें काफी ही कम पानी और वो भी घटिया क्वालिटी का मिलता। बड़ी बड़ी कंपनियों ने पानी को कमर्शियलाइज कर दिया, जिससे कि गरीब लोग तो सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए ही काम करने लगे। अब यहाँ से हमें कोरियन स्पेस एजेंसी दिखाई जाती है, जो कि अभी कुछ और वैज्ञानिकों को फिर से उसी मून बेस पर भेजने का प्लान बना रही है, जो कि पिछले 5 सालों से अबेंडेंट पड़ा है। जहाँ इस मिशन को डायरेक्टर क्लोई ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि उस बेस पर उनके कुछ ऐसे राज दफन है जो कि वे नहीं चाहते कि किसी को भी उसके बारे में पता चले। अब यहाँ सबको बताया जाता है कि इस मिशन पर टोटल 9 क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा, जिन सभी का लीडर कैप्टन हान होगा। वहीं ये मिशन काफी ही खतरनाक भी है, क्योंकि 5 साल पहले एक हादसे में वहाँ मौजूद 117 वैज्ञानिक मारे गए थे। जहाँ डायरेक्टर सबको झूठ बोलती है कि वहाँ रेडिएशन लीक होने से वो सब हुआ था, मगर उसका कारण कुछ और ही था। अब मून बेस पर रियल में एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ क्या था, ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। वही मीटिंग में बैठी एक डॉक्टर किम अब इन सब पर भरोसा नहीं करती, तो वहीं डायरेक्टर क्लोई चाहती थी कि डॉक्टर किम भी बाकी की टीम के साथ मून बेस पर दोबारा जाए, क्योंकि वो एक कुशल एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है जो कि उनके काफी काम आएगी। अब डॉक्टर किम शुरू में तो वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि मून बेस पर कुछ तो अजीब हुआ था, जिसके बारे में स्पेस एजेंसी उन्हें सच नहीं बता रही। और 5 साल पहले उन मरने वाले वैज्ञानिकों में से एक उसकी बहन भी थी। मगर बाद में डॉक्टर किम अपना मन बदल ही लेती है, क्योंकि इससे कम से कम वो फिर से मून पर जा सच्चाई का पता लगा सकती है। वहीं डायरेक्टर क्लोइस के बदले में डॉक्टर किम को लाइफ टाइम के लिए गोल्ड कार्ड भी दे देती है, जिससे कि उसे जीवन भर साफ पानी मिलता रहेगा। अब क्लोई सभी 9 मेंबर्स को उनका मिशन समझाती है कि कैसे उन्हें मून के बेस पर जा वहां से उनके रिसर्च किए गए कैप्सूल्स उठाने हैं और वापस से पृथ्वी पर लाने हैं। यहाँ क्लोई उन्हें ये नहीं बताती कि उन कैप्सूल्स के अंदर क्या है, और उन्हें तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये बड़े ही कीमती हैं और इन्हें काफी ही लो टेम्परेचर पर बरकरार रखते हुए वापस लाना है। तो सभी इस मिशन के लिए तैयार थे, और जब वे मिशन के लॉन्च के लिए तैयार ही थे कि उन्हें आखिरी मिनट पर बताया जाता है कि एजेंसी ने उनके मेन पायलट को ही बदल दिया है, जिससे कि ज्यादातर मेंबर्स नाराज थे। मगर कैप्टन हान आप सभी को इस डिसीजन को मानने को कहता है, जहां से स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी से लॉन्च होकर सक्सेसफुली ऑर्बिट के बाहर चला गया था। मगर अब जब वे मून पर लैंडिंग कर ही रहे थे कि उनका शिप मेल फंक्शन करने लगता है और सभी अब अपने बेस से कई किलोमीटर दूर चट्टानों में जाकर क्रैश हो गए थे। तो सभी स्पेस सूट पहन बाहर आते हैं और पाते हैं कि वे तो अपने बेस से पूरे 8 किलोमीटर दूर हैं, जहां उन्हें पैदल ही आगे जाना होगा। तो वहीं उनका शिप भी पहाड़ी से नीचे गिर गया था और सब चोट लगने के बावजूद अब जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। मगर रास्ते में एक मेंबर कुछ ज्यादा ही घायल था और वो मरने से पहले कहता भी है कि उसे उस बेस की सच्चाई पता है और वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। मगर आगे वो कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उसने वही दम तोड़ दिया था। और यहाँ से तो सबको लगने लगा था कि एजेंसी ने उनसे बहुत कुछ छिपाया है। तो वहीं उनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी, तो सभी जल्दी से भागते हुए अब फाइनली बेस पर पहुंच ही जाते हैं और अपने टैंक्स को फिर से ऑक्सीजन से फिल करते हैं। और चूंकि उन्हें कहा गया था कि अंदर रेडिएशन लीक हुआ था, तो वे सूट नहीं उतार सकते।
अब यहाँ से डॉक्टर किम को याद आता है कि कैसे 5 साल पहले मरने से कुछ ही देर पहले उसकी बहन ने उसे एक सीक्रेट मैसेज भेजा था जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो लूना को ढूंढे, और इसीलिए ही किम इस मिशन पर आने को तैयार हुई कि ये लूना क्या है और उसे ढूंढना क्यों है। वही प्रेजेंट में सब बेस के अंदर जाने लगते हैं जहाँ काफी सारे क्रू मेंबर्स पिछले 5 सालों से मरे पड़े थे, मगर अब सरप्राइजिंगली सभी देख पा रहे थे कि इनकी मौत रेडिएशन से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है, जो कि काफी ही शॉकिंग लगता है क्योंकि चांद पर इतना पानी कहां से आएगा कि कोई इसमें डूबकर मारा जाए। वहीं आगे बढ़ने पर वे जान पाते हैं कि बेस के सारे ही फंक्शंस ना सिर्फ अच्छे से काम कर रहे थे बल्कि जिस रेडिएशन का उन्हें खतरा बताया गया था वो तो यहाँ पर बिल्कुल थी ही नहीं। यहाँ डॉक्टर किम कहती है कि एजेंसी ने उनसे झूठ बोला और उन्हें इस मरे हुए मेंबर्स की ऑटोप्सी कर पता करना चाहिए कि इनके साथ असल में हुआ क्या था, मगर कैप्टन हान कहता है कि उनके पास इन सब का वक्त नहीं और उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें पृथ्वी पर कांटेक्ट कर सब कुछ बताना होगा कि यहाँ उनका शिप क्रैश हो चुका है, तो वे जल्द ही कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर भेजें और वे तब तक मिशन के अनुसार उन्हें कैप्सूल्स को इकट्ठा कर लेंगे जहाँ उन्हें कंट्रोल रूम मिल भी गया था और वे वहाँ से पूरे ही बेस की लाइट को ऑन कर देते हैं। मगर उनकी बुरी किस्मत, यह बेस का भी कम्युनिकेशन एंटीना काम नहीं कर रहा था, यानी कि वे नीचे पृथ्वी पर खबर नहीं दे सकते। वहीं चूंकि यहाँ रेडिएशन तो थी ही नहीं तो वे एक एक कर अपने स्पेस सूट निकाल देते हैं। जहाँ हान प्लान बताता है कि इस बेस पर टोटल 3 स्टोरेजेस मौजूद हैं जिनमें कि वे कैप्सूल्स कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ से वे 8 क्रू मेंबर्स अब 3 टीमों में बट जाते हैं जहाँ से वे अलग अलग होकर उन सैंपल्स को ढूंढने निकलेंगे। वहीं एक स्टोरेज रूम में जाते हुए एक मेंबर दूसरे को बताता भी है कि कैसे कैप्टन हान ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे मगर अपनी बेटी को लाइफ टाइम पानी मिले, इसके लिए वे इस मिशन पर आए। जहाँ जब वे स्टोरेज का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से उन्हें ढेरों लोगों की बॉडीज मिलती हैं, मानो वे यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए मारे गए हों और उन्हें किसी ने निकलने ही ना दिया हो। वहीं हैरानी वाली बात कि वे सभी भी डूबने से ही मारे गए थे। सुहान कहता है कि उन्हें इन सबसे ध्यान हटा सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान देना है। जहाँ से तीनों ही टीमें अपने अपने स्टोरेजेस में पहुंच चुकी थी मगर अब सरप्राइजिंगली वहाँ तो कोई सैंपल्स थे ही नहीं। वहीं ऐसा लग रहा था मानो किसी और ने पहले से ही उन सैंपल्स को वहाँ से निकाल लिया हो। इससे भी अजीब बात कि क्रू मेंबर्स को बेस में किसी और के होने के सिग्नल्स मिल रहे थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई क्रू मेंबर यहाँ अभी तक जिंदा भी होगा तो वो पिछले 5 सालों से बिना खाने और पानी के कैसे जिंदा रहा। वही एक दूसरे मेंबर को एक बॉडी के पास फाइनली एक कैप्सूल पड़ा मिलता है जिन्हें कि वे लेने आए थे, मगर अब जब वे उसे उठा ही रहे थे कि अजीब तरह के काफी सारे नैनो पार्टिकल्स उसकी आंखों के जरिए उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो वहीं स्टोरेज 3 में भी किम देखती है कि अंधेरे में किसी ने उसके साथी मेंबर को जान से मार दिया है। वही एक कैप्सूल जो वहाँ बचा हुआ था वो अनजान आदमी उसे भी ले गया, यानी कि उनके अलावा जो कोई भी शिप में है वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं वो भी इन कैप्सूल्स को ही उठा रहा है। जहाँ डॉक्टर किम अब सभी को बुलाती है मगर अब कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था और वे मरे हुए मेंबर की रिकॉर्डिंग से देख पाते हैं कि सच में ही वहाँ कोई इंट्रूडर था और वो उसे मार वेंटिलेशन से भाग गया, जहाँ से उसने वो कैप्सूल भी उठाया मानो वो उसके लिए बहुत कीमती हो। तो यहाँ से सभी लोग कंट्रोल रूम में वापस आते हैं जहाँ वे बेस से बाहर जा रेडियो एंटीना को ठीक करने का फैसला करते हैं ताकि पृथ्वी पर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बता सके। मगर वे आगे कुछ भी कर पाते उसके पहले ही अब वही मेंबर जिसके अंदर वे पार्टिकल गए थे अब अचानक से ही उसके मुंह से काफी सारा पानी आने लगता है, जिसे कि देख सभी हैरान थे कि ये कैसे हुआ और वे उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं मगर उसके शरीर में पानी ज्यादा होने से अब वो बच नहीं पाता और आखिरकार दम तोड़ ही देता है। जहाँ वो भी बाकी सब की तरह बॉडी में पानी ज्यादा होने से मारा गया तो सभी से किसी अनजान वायरस का असर मान पहले सेफ्टी सूट्स पहन लेते हैं और फिर उसकी बॉडी को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे कि उस मरे हुए मेंबर का भाई चोंग काफी ही दुखी था। तो कैप्टन हान फाइनली डॉक्टर किम को परमिशन दे ही देता है कि वो बेस के मेडिकल डेटा को एनालाइज कर पता करे कि यहाँ हुआ क्या था ताकि कम से कम बाकी मेंबर्स की जान ही बच जाए, और डॉक्टर किम इसी में लग जाती है। तो वही हान बाकी सबको उस अनजान आदमी को वेंटिलेशन में ढूंढने को कहता है, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें कुछ ड्राइंग्स बनी हुई मिलती हैं और इसका पीछा करते हुए वे एक सीक्रेट कमरे तक जा पहुंचे थे, मगर उसके अंदर जाने के लिए उन्हें कोड चाहिए था जो कि उनके पास था नहीं। सो वे सब वापस से लौट आते हैं जहां 2 इंजीनियर्स उन्हें बताते हैं कि फाइनली उन्हें कम्युनिकेशन चालू करने का तरीका मिल चुका है और उनमें से किसी एक को बाहर जा इस बेस का एंटीना रिबूट करना होगा, जिसके की बाद शायद से वे पृथ्वी से कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद बुला सकते हैं। तो कैप्टन हान आप खुद ही बाहर जा उस एंटीना को ठीक करने का फैसला
करता है। मगर अब जब वो बाहर गया ही था तो वहाँ का एलिवेटर जो कि मेल फंक्शन कर रहा था अब उसे की ओर आने लगता है, जहाँ हान उससे बच तो गया था मगर दीवार पर टकराने से उसका ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। तो उसे जल्द से जल्द एंटीना को ठीक कर वापिस से अंदर लौटना था। यहाँ हान एंटीना को ठीक तो कर देता है मगर अब जब वो वापिस जा ही रहा था तो ऑक्सीजन की कमी से अब वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। हालांकि बाकी साथी उसे उठाकर अंदर ले आए थे और अब उसके होश में आते ही वे भागकर कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ अब एंटीना के ठीक होने के बावजूद उन्हें कोई सिग्नल मिल नहीं रहा था जो कि काफी ही अजीब था। मगर अब चूंकि कंप्यूटर्स चालू हो गए थे तो उन्हें एक मिस्टीरियस सिग्नल स्टोरेज नंबर 3 में जाता हुआ दिखाई देता है और वे जल्दी से भागकर वहीं जाते हैं और देख पाते हैं कि जो मेंबर उस अनजान आदमी के हमले में मारा गया था उसके पास तो एक सीक्रेट फोन था और उसे खोलने पर पता चलता है कि वो एक दूसरी स्पेस एजेंसी आरएक्स का सीक्रेट एजेंट था जो कि उनमें मिल यहाँ आ गया। दरअसल आरएक्स एजेंसी भी सेम यही सैंपल्स चाहती थी जो कि ये सब कोरिया के लिए लेने आए हैं और इसलिए ही उन्होंने उसे अपना सीक्रेट एजेंट बना इस मिशन पर भेज दिया। मगर वो सैंपल्स चुरा पाता इसके पहले ही मारा गया। वहीं अब उन्हें एक अच्छी खबर भी मिलती है जहाँ इंजीनियर्स ने फाइनली पृथ्वी से कॉन्टेक्ट कर ही लिया था और यहाँ से हान डायरेक्टर क्लोई को सब कुछ बता देता है, जहाँ क्लोई कहती है कि उसे उनके 3 क्रू मेंबर्स के मारे जाने का दुख है। लेकिन हान के मन में बहुत से सवाल थे और वो पूछने लगता है कि उन सबसे झूठ क्यों बोला गया कि यहाँ रेडिएशन फैला था, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहीं एक दूसरी आरएक्स एजेंसी का एजेंट्स भी ये सैंपल चुराने यहाँ आया था और वो आगे कहता है कि उसे पता है उन सैंपल्स में कुछ तो ऐसा है जो कि एजेंसी उनसे छुपा रही है और अगर वो उन्हें सब कुछ सच नहीं बताएंगे तो वे उनका मिशन बिल्कुल भी पूरा नहीं करेंगे। सो क्लोई यहाँ से अब उसे सारी ही सच्चाई बता देती है और कहती है कि वो अभी ही पृथ्वी से रेस्क्यू शिप उनके लिए भेज रही है और तब तक वे बेस से सारे ही सैंपल्स इकट्ठा कर वापस लाने को तैयार रहें। और हान ऐसा ही करता है तो वहीं अब तक डॉक्टर किम भी अंदर आकर सबको बताने लगती है कि उसने अपनी रिसर्च में पाया है कि उन सैंपल्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी है। जहाँ हान कहता है कि उसे क्लोई ने सारी ही सच्चाई बता दी है और यहाँ से वो सभी को 5 साल पहले हुए उस मून मिशन की सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल 5 साल पहले डॉक्टर किम की बहन उसी ने पहली बार चांद की सतह से कुछ नीचे जमा हुआ पानी ढूंढ निकाला था, मगर ये पानी पृथ्वी के जैसा नहीं था और अगर ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता तो ये अपने आप ही तेजी से बढ़ने लगता। तो एजेंसी ने सोचा कि अगर वे इसके बढ़ने की रफ्तार को कंट्रोल कर लें तो पृथ्वी पर पानी की कमी आसानी से पूरी हो सकती है और वे दुनिया के सबसे बड़े खजाने यानी कि पानी के राजा बन जाएंगे। इसीलिए ही उनकी राइवल एजेंसी भी इन सैंपल्स को पाना चाहती है, क्योंकि उन सैंपल्स में वही एक्सपेरिमेंट वाला मून का पानी है। वहीं 5 साल पहले उसे कंट्रोल करते हुए इसी बेस पर मौजूद सारे ही वैज्ञानिक मारे गए थे। तो स्पेस एजेंसी ने सबसे ये बात छुपा ली। मगर अब जब कहीं भी पानी नहीं बचा तो उन्होंने सोचा कि इस चांद के पानी पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने चाहिए, जहां हान कहता है कि कुछ भी हो उन्हें सैंपल्स इकट्ठा कर अपना मिशन पूरा करना है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी बेटी बहुत बीमार है और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर उसे साफ पानी नहीं मिला तो वो जल्द ही मारी जाएगी और इसलिए ही वो इस मिशन पर आया था। अब यहाँ से हान डॉक्टर किम के साथ उसी सीक्रेट दरवाजे पर जाता है और उसी कोड से जो कि उसे डायरेक्टर क्लोई ने बताया था फाइनली वो उसे खोल ही देता है, जहाँ अंदर पूरी ही बेस की सारी ही डाटा ड्राइव्स मौजूद थी। तो वहीं एक हैच को खोलने पर वे पाते हैं कि वहाँ तो हर और काफी सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। यहाँ कैप्टन हान सभी मेंबर्स को इकट्ठा कर अब उसी हैच के अंदर देखने जाता है कि वहाँ असल में है क्या, और सिर्फ एक मेंबर E2 बाहर हैच की सुरक्षा के लिए रुक गया था और सभी अंदर जा देखने लगते हैं कि वहाँ काफी सारे स्टोरेज रूम हैं जो कि उन्हीं पेड़ पौधों से भरे पड़े थे और ये सारा ही एरिया उनके मैप में नहीं था, इसलिए ही वे अब तक इसे लोकेट नहीं कर पाए। और फाइनली एक रूम में उन्हें ढेर सारे सैंपल्स मिल भी जाते हैं। वहीं फर्श पर एक सैंपल गिरकर टूट भी गया था और शायद से वो तब किसी बीज के संपर्क में आया होगा और अब तक जितने भी पौधे उन्होंने उगे देखे थे वे सब के सभी से कैप्सूल के पानी से निकले थे। अब यहाँ से ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सभी ही क्रू मेंबर्स बड़ी ही सावधानी से इन सैंपल्स को लो टेम्परेचर सूटकेसेस में डालने लगते हैं, जबकि हान नोटिस करता है कि कोई वेंटिलेशन से उन पर नजर रखे हुए हैं। वहीं बाकी सब भी यही नोटिस करते हैं और जब तक कि वे कुछ भी रिएक्ट कर पाते इसके पहले ही वो अनजान आदमी अब उनके एक मेंबर पर अटैक कर उसका हाथ काट डालता है और उससे वो सैंपल छीन लेता है। हालांकि एक दूसरे मेंबर के शूट करने से वो सैंपल वहीं गिर गया था और वो आदमी वहां से भाग जाता है। तो सभी मिलकर अब उसी पर शूट करने लगते हैं और यहाँ से रिवील होता है कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की थी, मगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस काफी ही अलग है, मानो उसके शरीर के अंग जानवरों के जैसे म्यूटेट हुए हों और इसलिए ही वो इतनी तेजी से मूव कर पा रही थी।
जहाँ वो बाकी सबको अपनी ओर आते देख अब वहाँ से भागने लगती है। वहीं उसने रास्ते में एक और मेंबर को टक्कर मार दी थी, जिससे कि एक कैप्सूल वहीं नीचे गिर टूट जाता है और अब उसका पानी मरे हुए क्रू मेंबर के खून के संपर्क में आते ही अब तेजी से हर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होने लगा था। सो क्रू ने अब तक जितने भी सैंपल्स इकट्ठा किए थे वे उन्हें ही लेकर वहाँ से निकल आते हैं और घायल मेंबर को ले वापस से कंट्रोल रूम में उसका इलाज करने लगते हैं। और यहाँ से रिवील होता है कि एक और मेंबर रियू के पास भी ऐसा ही एक सीक्रेट फोन था और अब वो मैसेज कर उन्हें बताने लगता है कि उन्होंने कुछ सैंपल्स को स्टोरेज से निकाल लिया है, जहां उसे रिप्लाई में बताया जाता है कि वो बाकी के सभी मेंबर्स को जान से मार सारे ही सैंपल्स को अपने कब्जे में कर ले, जिसके के लिए रियू मान भी गया था। तो वहीं बाकी सब मीटिंग करते हैं कि वो छोटी लड़की कौन थी जो कितनी अजीब थी और वो इतनी तेजी से मूव कैसे कर पा रही थी। जहाँ डॉक्टर किम कहती है कि उसे लगता है वो उनसे उस मून वाले वोटर को पाना चाहती थी, क्योंकि हर बार वो पानी को लेने आती है। सुहान यहाँ से अब डायरेक्टर क्लोई को सैंपल्स दिखा बताता है कि वे कुछ सैंपल्स ले आए हैं, मगर यहाँ एक छोटी लड़की छुपी हुई है जो कि उन पर अटैक कर उनके साथियों को मार रही है। सो क्लोई कहती है कि वे उस छोटी लड़की को पकड़ उसे जान से मार दें और जितने भी सैंपल्स उन्हें मिले हैं उनके साथ वापस आने को तैयार रहें। और रेस्क्यू शिप पृथ्वी से निकल चुका है और अब फोन काटते ही रिवील होता है कि क्लोई तो उस लड़की को अच्छे से जानती थी और उसके साथ उसका एक फोटो भी है। तो वहीं हान अपने साथियों के साथ अब शिप में जा उस लड़की को मारने निकल पड़ा था, जहाँ वो पाता है कि इस लड़की को पूरे ही बेस का पता है और इसलिए ही वो हर जगह काफी आसानी से जा पाती है। तो वहीं डॉक्टर किम डेटा को चेक करने पर पाती है कि इसे तो ऑलरेडी किसी ने डिलीट कर दिया है और वो वापस से कंट्रोल रूम में जाने लगती है, मगर वहाँ रियू सभी से छुप उन सैंपल्स को चुरा रहा था। सो किम उसे देख पूछने लगती है कि वो ये सब कर क्यों रहा है, जहाँ रियू जल्दबाजी में बहाना भी बनाता है कि वो तो बस उन्हें ऐसे ही देख रहा था। मगर किम समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर से है, मगर वो कुछ भी कर पाती उसके पहले ही वहाँ अब वही लड़की फिर से आ जाती है और रियू उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर इस बार भी वो तेज स्पीड से गोलियों से बचने लगती है। मगर अब तक बाकी सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, जहाँ डॉक्टर किम को पता था कि वो तो बस उन कैप्सूल्स के पानी के लिए यहाँ आई है और वो उसे कैप्सूल्स दिखा शांत करती है ताकि वो किसी और को चोट ना पहुँचाए। मगर जैसे ही उस लड़की ने वो सैंपल लिया ही था कि पीछे से रियू अब मना करने के बावजूद उसे गोली मार ही देता है और वो बोतल टूटने के साथ अब वो लड़की वहीं गिर गई थी, जहाँ किम देख पाती है कि उस लड़की के कुछ अंग मछलियों के गिल जैसे हैं, मगर वो आगे कुछ भी कर पाती इसके पहले ही वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ किम सभी सैंपल्स को सिक्योर कर अब सबको बताती है कि उस लड़की को पानी से कुछ नहीं हुआ, यानी कि शायद से उसका शरीर इस पानी से म्यूटेट हो चुका है। वहीं नीचे से हान को बताया जाता है कि कैसे अब लोग सरकारी पानी पर अटैक कर उसे लूट रहे हैं और दुनिया भर में दंगे छिड़ चुके हैं, तो उन्हें जल्दी करना होगा। तो वहीं रियू को भी फिर से फोन आता है और बताया जाता है कि वो सभी क्रू मेंबर्स को मार सैंपल्स को अपने कब्जे में ले। तो रियू ऐसा ही करता है, जहाँ की ईटो जो कि घायल था अब रियू को भागते हुए देख लेता है और उसे रोकने भागता है, मगर रियू उसे भी गोली से जान से मार अब वहाँ से निकल गया था। तो वहीं हान अब सभी को बताता है कि अगर वे उस लड़की को पकड़ लें तो इससे उन्हें अपनी इस म्यूटेशन का पता चल सकता है। तो प्लान के अनुसार डॉक्टर किम जानबूझकर उसे कैप्सूल के साथ एक हॉलवे में खड़ी होती है और जैसा कि होना ही था अब वही लड़की पानी के लिए वहाँ फिर से आती है और सभी दरवाजों को टाइम से बंद कर उसे घेर भी लेते हैं, जहाँ इसी बीच किम के उसके ज्यादा पास होने से अब उस लड़की ने किम को काट भी लिया था। मगर किम देख पाती है कि उस लड़की की गर्दन पर लूना नाम लिखा हुआ है और वो समझ जाती है किसी को बचाने के लिए उसकी बहन ने मरने से पहले उसे मैसेज भेजा था। वहीं हान उसे बेहोश कर देता है और किम उस लड़की को संभालने लगती है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। तो वहीं अब तक रियू सैंपल्स को ले सभी को मारने के लिए सभी गेट्स को बंद करने लगता है, जिसका की फायदा उठा अब छोटी लूना वहाँ से भागने लगती है। तो वहीं किम सैंपल्स को ले उसके पीछे जाती है। वही एक मेंबर कंट्रोल रूम में जा देख पाती है या वहाँ सैंपल्स नहीं और फ्रिज के अंदर रीटू की बॉडी रखी हुई है। तो वो सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, मगर बाकी सब तो बेस के बंद दरवाजों में फंस चुके थे। तो वहीं किम पीछा करते हुए फाइनली एक छोटे से रूम में जा पहुँचती है, जहाँ की लूना पिछले 5 सालों से रहती आई थी। यहाँ कई सारे कैप्सूल्स पड़े थे, वहीं पुराने क्रू की फोटोज भी थी, जहाँ कैप्सूल देने पर लूना को उस पर भरोसा हो चला था और वो उस पर अटैक नहीं करती। यहीं पर किम को डेटा डिस्क भी मिल जाती है और इसे शुरू करने पर वो जान पाती है कि इसके अंदर पिछले क्रू द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस हैं। और किम देखती है कि पुराने क्रू ने न सिर्फ मछलियों पर उस पानी के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बल्कि उन्होंने छोटी लूना पर भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए। वही उन्होंने लूना के कई सारे क्लोन्स भी बनाए थे और जब एक लूना मारी जाती तो वे दूसरी कॉपी को उठा देते और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते। इसीलिए ही लूना
के नाम के पीछे नंबर्स लिखे गए थे, यानी कि ये वाली लूना 73वां क्लोन है और इसके पहले के 72 क्लोन्स ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मारे जा चुके हैं। जहाँ किम को उस पर दया भी आती है कि उसके साथ कितना गलत किया गया। तो वहीं लूना गोली से घायल भी थी, सो किम अब उसे वहीं पानी से इंजेक्ट कर देख पाती है कि उसके घाव अपने आप ही इस पानी से भर रहे हैं। वही हान उसके एक और साथी के साथ फाइनली वो कमरा मिल भी चुका था, जहाँ की काफी सारे लूना के क्लोन्स बैग्स में टंगे हुए थे। वही अब तक उनका एक मेंबर सन वेंट्स के जरिए रियू के पास पहुंच चुका था और यहाँ से दोनों में ही सैंपल्स को लेकर लड़ाई होने लगती है और रियू से भी गोली मार देता है, मगर उसके पास एक कैप्सूल था जो कि टूटने से अब उसके खून में जा मिलता है और रियू से कमरे में बंद कर अपने सामने देख पा रहा था कि कैसे कमरे में पानी मल्टीप्लाई होते हुए आखिरकार सन को डुबा ही देता है। जहाँ रियू अब निकलने के लिए शिप के दरवाजे खोलने लगता है बिना ये ध्यान दिए कि अब तक बेस के 2 रूम्स पानी से ऑलरेडी भरे पड़े हैं। वहीं जब तक हान और बाकी सब कंट्रोल रूम में वापस आ पाते तो वे देख पाते हैं कि वहाँ सन ऑलरेडी मरा हुआ है, जबकि रियू वहाँ नहीं था। जहाँ अब तक बेस का पानी मल्टीप्लाई होते हुए वहाँ भरना शुरू हो चुका था, तो वहीं बाहर जाते ही टेम्परेचर कम होने से पानी वहीं जम जाता है, यानी कि अब सारा ही पानी अंदर भरने वाला था। तो सभी कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए। तो वहीं डॉक्टर किम भी खुद को बीमार महसूस करने लगी थी, तो वो खुद से ही सबसे दूर एक रूम में अकेली चली जाती है ताकि वो औरों को इन्फेक्ट न करे। और अब उसके अंदर से भी पानी बढ़ते हुए निकलने लगता है कि सरप्राइजिंगली अब वो जिंदा बच गई थी। और हान उसे बताता है कि चूंकि पहले नन्ही लूना ने उसे काट लिया था, तो इसी कारण से शायद से वो भी म्यूटेट हो गई और इसलिए ही वो मारी नहीं गई। तो वहीं पृथ्वी से हान को बताया जाता है कि उनके रेस्क्यू शिप को पता चला है कि उनके बेस पर एक और दूसरा अमेरिकन शिप भी आ रहा है। और यहाँ से सब समझ जाते हैं कि रियू ने दरअसल अमेरिकन एजेंसी के लिए ही वो सब सैंपल्स चुराए थे और वो अमेरिकन शिप रियू को ही सैंपल्स के साथ लेने आ रहे हैं। जहाँ किम कहती है कि उन्हें ये चांद का पानी पृथ्वी पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो सब कुछ तबाह कर देगा। वहीं वे लूना के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जहाँ डायरेक्टर क्लोई उनकी एक नहीं मानने वाली। तो वहीं हान को भी लूना को देख अपनी बेटी याद आती है और वो उसे बचाने का फैसला करता है और सभी लूना के साथ बेस में पानी भरने से पहले बाहर निकलने भागते हैं। मगर अब जब वे आखिरी रूम में पहुंचे ही थे कि उनके सामने रियू गन पॉइंट करते हुए खड़ा हुआ था, जहां वो अपना पास्ट याद करता है कि कैसे 5 साल पहले उसी ने बाकी क्रू मेंबर्स को बेस छोड़ने से रोका था, क्योंकि फिर सबको सरकार की सच्चाई पता चल जाती और अब भी उसे सेम वही करना पड़ रहा है। तो उसे ऐसे डिस्ट्रैक्टेड देख अब हान उसे गोली मार देता है और उसे सैंपल्स को छीन अब सभी वहाँ से आगे भागने लगते हैं, जहाँ से उन्हें सूट पहन बाहर निकलना था, क्योंकि अंदर तो पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं जब वे गेट्स खोल भी रहे थे तो वे देख पाते हैं कि छोटी लूना तो बिना सूट के ही बाहर चली गई है। वहीं अंदर अब तक काफी सारा पानी भर चुका था, तो वे सभी बाहर भागने लगते हैं, जहां वे देख पाते हैं कि छोटी लूना पृथ्वी की ओर देख रही है। वहीं पिछले 5 सालों में वो म्यूटेट हो अब चांद के वातावरण के अनुसार ढल चुकी है, अब उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। तो वहीं भागते हुए हान पानी के संपर्क में आ गया था और अब वो ये कहकर कि वे पृथ्वी पर उसकी बेटी को बचा ले, अब हान भी वहीं दम तोड़ देता है, जहाँ ऊपर उनका रेस्क्यू शिप भी आ चुका था, जहाँ वे लूना को अकेले ही मून पर छोड़ अब बाकी सैंपल्स के साथ पृथ्वी पर जाने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ अब ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साइंस फिक्शन सीरीज के लिए। थैंक यू।